बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कमर मेकन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सुप्रीम कोर्ट से अहम तरीन डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने मामला जो ट्रिब्यूनल्स का है, लाहौर हाई कोर्ट ने 8 ट्रिब्यूनल्स बनाए थे, उन पर अब अपील दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दूसरी अहम तरीन कुछ ख़बरें हैं। चीफ़ जस्टिस से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के अंदर चीफ़ जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अफ़गान और जस्टिस अतर मिनल्ला चारों शामिल थे। अटॉर्नी जनरल भी शामिल थे। साफ़ियों की मुलाकात हुई है उनके साथ और बहुत डिटेल डिस्कशंस हुई हैं 3-4 मामलों के ऊपर, जैसे ऑडियो लीक्स का मामला हो या फिर कुछ आम केसेस का मामला हो, साफ़ियों पर केसेस का मामला हो, आने वाले दिनों में क्या हालात होंगे उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखेंगे। और अतर मिनल्ला साहब ने ऑडियो लीक के ऊपर आज फिर अपनी जो उनकी जहन में चीज़ें थी वो सामने रखी हैं। और तीसरी एक और बड़ी अहम चीज़ कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बन चुके हैं लाहौर के अंदर, जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ने जो बयान दिया है, बड़ा अहम तरीन बयान है। उन्होंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़वाने के लिए जो अदलिया है वो जिद्दोजहद कर रही है। बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट उन्होंने दी है। इसको देखेंगे कि इसको किस तनाजुर में देखते हैं। लेकिन सबसे पहले जो ट्रिब्यूनल्स को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस मामले को देखेंगे। अब 8 ट्रिब्यूनल्स बनाए थे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ने, जबकि इलेक्शन कमीशन एक्ट जो है वो भी, इस ऑर्डिनेंस एक्ट जो है वो भी इस वक्त लागू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन चाहता है कि अब ट्रिब्यूनल्स की जो तहकीकात हैं, ट्रिब्यूनल्स इस मामले को ना देखें और इलेक्शन कमीशन इस मामले को अपनी मर्ज़ी से देखे। अब उसके ख़िलाफ़ लेकिन इसको मद्देनज़र इसको खातिर में ना लाते हुए कह लें कि लाहौर हाई कोर्ट ने 8 ट्रिब्यूनल्स बना दिए थे। अब उन 8 ट्रिब्यूनल्स वाले मामले के ऊपर ख़बर ये भी सामने आ रही है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर ये बातें चल रही हैं और वो इस बात के ऊपर काफ़ी हद तक कायल हैं कि अगर इन ट्रिब्यूनल्स के अंदर जो है वो केसेस लगेंगे तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन अपना नुमाइंदा नहीं भेजेगी, उसकी पैरवी नहीं करेगी और बाइकआउट करेगी इन ट्रिब्यूनल्स का। दूसरी तरफ इन ट्रिब्यूनल्स के ख़िलाफ़ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर कर चुकी है इलेक्शन कमीशन। और एक चीज़ यहाँ जो अहम है वो ये है कि अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के ख़िलाफ़ अपील भी सुप्रीम कोर्ट में आ गई। इलेक्शन कमीशन जो है वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुका है। जबकि इससे पहले एक और मामला भी हुआ था, आपको याद होगा, लाहौर हाई कोर्ट ने जो आरओज़ और डीआरओज़ हैं वो जुडिशरी के बजाय या कहीं और से लेने के बजाय ब्यूरोक्रेसी से लिए थे, उसके ख़िलाफ़ भी जो है एक वकील उमैर नियाज़ी हैं जिनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में मामला चैलेंज किया था और लाहौर हाई कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को, इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया था और कहा था कि आरओज़ और डीआरओज़ जो हैं वो आप जो ब्यूरोक्रेसी से नहीं ले सकते, ये कहीं और से या जुडिशरी से होने चाहिए। उस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिए जाने के ख़िलाफ़ भी इलेक्शन कमीशन जो है अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट में आया था और सुप्रीम कोर्ट में बैठे चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने उस नोटिफिकेशन उस फैसले को कलअदम करार देकर आरओज़ और डीआरओज़ को बहाल किया था। वो आरओज़ और डीआरओज़ जब बहाल हुए तो उसके बाद धांधली का बाज़ार कैसे गर्म हुआ पूरे मुल्क के अंदर वो भी आपके सामने है। तो एक किस्म से चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के बहाल किए हुए आरओज़ और डीआरओज़ जो थे उनकी की हुई धांधली के ख़िलाफ़ अब जो लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल बनाए हैं कि उस धांधली में जो केसेस धांधली के ख़िलाफ़ आएंगे उनको किस तरह से डील करना है। जब इस पर ट्रिब्यूनल्स बन चुके हैं तो उन ट्रिब्यूनल्स बनने के ख़िलाफ़ भी मामला इलेक्शन कमीशन अब लेकर दोबारा से चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के पास अब पहुँच चुका है और इस मामले को भी चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने अपने सामने ही समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। इसमें काजी फाइज़ ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान जो हैं ये दोनों शामिल होंगे और ट्रिब्यूनल्स का मामला भी अब ये दोनों जजेस ही देखेंगे। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि आपके एक फ़ैसले से आरओज़ और डीआरओज़ बहाल होते हैं और पूरे मुल्क के अंदर फिर धांधली होती है। फिर उस धांधली के ख़िलाफ़ जब मामला ट्रिब्यूनल्स में आता है, उस ट्रिब्यूनल्स के ख़िलाफ़ हुकूमत एक्ट ले आती है और उस एक्ट को भी एक साइड पर रखेंगे अगर, तो वो ट्रिब्यूनल्स के ख़िलाफ़ फिर इलेक्शन कमीशन उस एक्ट की मदद लेते हुए या उस एक्ट को बहाना बनाते हुए ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ जाता है और फिर से काजी फाइज़ ईसा उन्हीं धांधली ज़दा सीटों पर मौजूद एमएनएज़ और एमपीएज़ को शायद बचाने के लिए हम कह सकते हैं मुमकिन तौर पर, क्योंकि फिर से उन ट्रिब्यूनल्स का केस जो है वो अपने सामने मुकर्रर कर लिया है। तो अब ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि शायद काजी फाइज़ ईसा साहब इस मामले में कुछ गहरी दिलचस्पी रखते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बहुत बार कह चुकी है कि जो इलेक्शन के मैटर्स होंगे उनको प्रायोरिटी बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुना जाएगा, लेकिन और भी बहुत से इलेक्शन मैटर्स इस तरह के हैं, जैसे धांधली के ऊपर कमीशन का है, उसके ऊपर लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला उस वक्त था, बल्ले का केस था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो अभी तक पीटीआई की तरफ से भी मामला जो हैं वो पेंडिंग पड़े हैं। बल्ले के केस पर रिव्यू पेंडिंग पड़ा हुआ है। पीटीआई की तरफ से जो इलेक्शन के केसेस दायर किए जा रहे हैं वो प्रायोरिटी लिस्ट में बिल्कुल नहीं है, लेकिन
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने जब हुकूमती किसी एक्ट को, ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने का मामला हो, इलेक्शन कमीशन जहाँ पर फंस जाए, ट्रिब्यूनल्स का मामला हो जहाँ पर अब जाहिर है कि ट्रिब्यूनल्स के अंदर उन धांधली ज़दा इलेक्शंस के ऊपर जब बात होगी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो इस तरह के मैटर्स काजी साहब के लिए शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कि वो सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट पर लग जाते हैं। लेकिन पीटीआई इलेक्शन मामलात को अगर चैलेंज करे, कोई किसी चीज़ के ऊपर दरख्वास्त लेकर आती है तो वो मामला जो है वो दब जाता है और वो फिर पेंडिंग में चला जाता है। तो इलेक्शन मैटर्स प्रायोरिटी पर सिर्फ वो लगेंगे जो हुकूमत की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से या फिर जीतने वालों की तरफ से कोई मामला अगर आता है तो। लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से अगर कोई मामला इलेक्शन के ऊपर भी आया है तो वो सुप्रीम कोर्ट में प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर कभी भी नहीं लगता। अब दूसरा इसी के साथ रिलेटेड चीज़ जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट माजरत खां उन्होंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाने के लिए अदलिया इस वक्त जदोजहद कर रही है। और मेरा भी यही ख्याल है कि अदलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पहले जिस तरह से जागी, 6 जजेस ने हिम्मत दिखाई, उन्होंने ख़त लिखा, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, फिर पूरी दुनिया ने उसके ऊपर बात की और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हालात यकसर तब्दील हो चुके हैं। अब मामला ऐसे लगता है कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के हाथ से निकल चुका है, लेकिन बाकी जो 6 जजेस हैं वो उन मामलात को अच्छी तरह से देख लें। ये मामला शुरू हुआ था टेरियन वाइट केस से और फिर उसके बाद आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से टेरियन वाइट केस को की जो दरख्वास्त थी वो नाकाबिल समाअत करार देकर ख़त्म कर दी गई। साइफ़र केस ख़त्म हो गया, तोशाखाना केस की सज़ाएँ कलअदम हो गई। तो ये मामलात फिर उस तरफ जाना शुरू हुए कि जब मेरिट के ऊपर, जजेस के ऊपर जब दबाव नहीं था और उन्होंने अपने ऊपर वो जितना भी दबाव, तकलीफ़ें जो थी उनको जब बर्दाश्त किया और उनका मुकाबला करना सीख लिया और वो खड़े हो गए, हिम्मत के साथ डट गए, तो फिर जो फ़ैसले हैं वो भी आपके सामने हैं कि वो मुकम्मल तौर पर कह सकते हैं जिस तरह से आ रहे हैं वो आइन और कानून के मुताबिक और मेरिट के ऊपर जो है अब फैसले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी आना शुरू हो गए। इसी तरह अब मामला ये लगता है कि सरगोदा के जो जज साहब हैं, मजोका साहब, उन्होंने जो ख़त लिखा उसके ऊपर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जिस तरह से एक्शन लिया और उनकी ये स्टेटमेंट, अब अदलिया जो है वो अंगड़ाई लेना शुरू हो चुकी है, जिसकी सबसे पहली शुरुआत मैं ज़रूर क्रेडिट देना चाहूँगा जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को। उसके बाद 6 जजेस स्पेशली ख़ास तौर पर इस फसाइयत के दौर में 6 जजेस ने जिस तरह से हिम्मत दिखाई और अब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जिस तरह से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बयान दिया, ये बहुत अहमियत का हामिल है। और जजेस और इंतज़ामिया यानी कि हुकूमत और अदलिया के दरमियान जो इस वक्त लड़ाई है, हुकूमत क्या चीज़ है, हुकूमत की कोई औकात ही नहीं है इस वक्त। जो सबसे बड़ी ताकत है वो तो ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट के बात है। एस्टैब्लिशमेंट भी अगर हम देखें तो फ़ौजी एस्टैब्लिशमेंट के पास है, तो वो इसके ख़िलाफ़ अब अदलिया जो है मेरे ख़्याल में वो पूरे ज़ोरों शोर से खड़ी होना शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में ये लड़ाई में मज़ीद शिद्दत भी आएगी और इसमें मज़ीद जो है तब्दीलियाँ भी हमें देखने को मिलेगी। अब इसके बाद एक और मामला जो आज का अहम तरीन है और हमारी वीडियो का सबसे आखिरी भी है, वो है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से साफ़ियों की मुलाकात। ये एक हल्फ बर्दारी की तकरीब थी। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो अहदेदार थे उन्होंने हल्फ उठाना था और ये जजेस ब्लॉक में ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये तकरीब रखी गई थी और उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान साहब जो हैं वो भी इसमें शामिल थे। और प्रेस एसोसिएशन जो है हमारी सहाफ़ियों की, उसके भी तमाम ओहदेदारान जो हैं वहाँ पर मौजूद थे। मैं भी वहाँ पर मौजूद था। वहाँ पर बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई ऑडियो लीक्स के ऊपर। जो है 3 जजेस का मौक़िफ़ आज उसमें देखने को मिला। सबसे पहले जब पूछा गया कि ऑडियो लीक का क्या हुआ तो फिर वहाँ पर कंफर्म किया गया और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मैंने इसके ऊपर मालूमात की हैं अपने डिपार्टमेंट से, अपने IT डिपार्टमेंट से। तो ये जो मालूमात, ये जो ऑडियो लीक है ये सुप्रीम कोर्ट से नहीं हुई है। और उन्होंने कहा कि चूँकि उसके अंदर अगर आप सुने तो फ़ोन की बेल की या नोटिफिकेशन की भी आवाज़ आ रही है जिससे वाज़े लगता है कि ये हमारे एंड से ये चीज़ नहीं गई है, ये कहीं से और से अब बाहर आई है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये नहीं कहता कि ये कहाँ से बाहर आई है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन हमारी तरफ से ये जो ऑडियो है वो लीक नहीं हुई। जमाल खान मंदुखेल साहब ने भी वहाँ पर कहा कि अगर ऑडियो लीक हो भी गई है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन मसला था सियासी बातों का। सियासी बातें जो हैं वो नहीं होना चाहिए थी, दलाइल के ऊपर बातें होती रहती हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने फिर अपना मौक़िफ़ दिया। उन्होंने कहा कि जो सियासी बातें हैं उन्हीं को रोकने के लिए जो है मामलात थे, क्योंकि वो एक आइनी मामला था, नैब तरमीम का मामला था। तो अगर दलाइल जो होते, आइनी दलाइल जो होते वो लीक हो जाते, उसकी ऑडियो लीक होती तो फिर कोई मसला नहीं था। मसला ये होता है कि फिर क्योंकि कोर्ट के अंदर से जो कोई सियासी गुफ्तगू अगर कोई करता है वो लीक होती है तो फिर उसी से मसला होता है। इस पर अतर मिनल्ला साहब ने भी कहा कि ये एक ओपन प्रोसीडिंग थी। अगर
कोर्ट के अंदर ओपन प्रोसीडिंग हो रही है, पब्लिक प्रोसीडिंग हो रही है, तो उसकी ऑडियो अगर कोई सुन भी लेता है या वो किसी से शेयर भी कर देता है, रिकॉर्ड भी कर देता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने इस मामले पर ट्वीट भी किया था जब कुछ लोग कह रहे थे कि इस पर तहकीकात होंगी और ढूंढा जाएगा और बड़ा कोई इस पर एक्शन होगा, तो मैंने कहा था कि इस पर कोई एक्शन नहीं होगा। कोई ऐसा कानून ही नहीं है जिसके ऊपर सज़ा दी जाए या तहकीकात की जाए। ये एक पब्लिक प्रोसीडिंग थी, ओपन हियरिंग थी, उसकी ऑडियो है, कोई भी कर सकता है, कोई भी किसी को भेज सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो एक हवा बना के चीज़ को बनाया हुआ है, हवा एक किस्म का, कि इमरान खान की आवाज़ नहीं बाहर आने देनी, तस्वीर नहीं बाहर आने देनी, तो अब ये एक गैर कानूनी चीज़ इतनी अहमियत इख्तियार कर गई है कि अब उसकी तस्वीर या ऑडियो बाहर आती है तो ऐसा लगता है कि कोई गैर कानूनी काम हो गया। अदरवाइज़ ये कोई गैर कानूनी काम नहीं था। तो एक पब्लिक प्रोसीडिंग थी था मिनाला साहब के मुताबिक भी, जो कि उसकी ऑडियो बाहर आई है। तो इसके ऊपर मैंने जो ट्वीट का जिक्र किया कि कोई तहकीकात ना होनी थी ना होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर तहकीकात करने का कोई इरादा जो है अब वो नहीं रखती थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का भी मामला हुआ, जिक्र हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक़्त बात की और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कुछ एक दो मिसालें भी इस तरह से दी कि चलो मैं उनको यहाँ पर जो है वो ज़्यादा लंबा डिस्कस नहीं करता, लेकिन उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो अच्छे काम करती है वो ज़रूर सुप्रीम कोर्ट ऑन करती है और वो सुप्रीम कोर्ट को उसका पता भी होना चाहिए। कुछ एक दो लतीफ़े भी सुनाए जो कि ऑफ द रिकॉर्ड थे, लेकिन जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि जो ऑडियो लीक के ऊपर बात थी। और फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कुछ सबूत भी हमें दिखाए। वो सबूत क्या थे कि उन्होंने जो अपने आर्टिकल लिखे थे अपने दौर के अंदर 80s में 70s में, तो उन्होंने कहा कि मैं भी एक वक्त था जब सहाफ़त करता रहा हूँ और मैं भी एक सहाफ़ी था, आर्टिकल्स वगैरह भी लिखता रहा हूँ और बुक्स भी उन्होंने अपनी दिखाई जो उन्होंने लिखी। स्पेशली एक बुक का उन्होंने जिक्र किया। वो बुक ऐसे थी कि उन्होंने मीडिया एथिक्स के बारे में, मीडिया लॉज़ के बारे में जो एक बुक जो है तरतीब दी थी, शवाहिद इकट्ठे किए थे, तमाम लॉज़ को इकट्ठा किया था और फिर उसको तरतीब देकर फ़ाइनल स्टेजेस पर किसी और ने पहुँचाया था और सिंगापुर से वो हुई थी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस बुक की टिट्टो कॉपी जो है वो किसी ने बनाई है, बिल्कुल सेम उसी तरह से कॉपी बनाई है और कॉपी बना के अब उसने अपने नाम से पब्लिश कर दी है। वो इस वक्त बड़े अहम तरीन ओहदे पर हैं, उनका नाम जो है उन्होंने भी नहीं लिया और कहा कि वो अगर मुझे क्रेडिट ही दे देते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन उन्होंने इन लॉज के ऊपर फिर अपने नाम से बुक जो है वो मुतारिफ़ करवाई। तो अब ये मुलाकात का अहवाल था, लेकिन आने वाला हफ़्ता यानी कि ईद के बाद का जो हालात होंगे वो बड़े दिलचस्प होंगे। जून का महीना इंतहाई अहमियत का हामिल होगा, इस तरह से कि जितने अहम तरीन केसेस हैं वो दोबारा से अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में उन चीज़ों के ऊपर मज़ीद जो है बहुत सारे हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आएंगे। और अहम तरीन केसेस है, जैसे कि ये ट्रिब्यूनल वाला केस हो, ये बड़ा अहम है। इसके ऊपर हमें देखना होगा कि क्या चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जिस तरह से आरओज़ और डीआरओज़ को बहाल करके एक बहुत बड़ी जो है केओस जिसके बाद क्रिएट हुई थी और धांधली पूरे पाकिस्तान के अंदर हुई थी, क्या उस धांधली के ऊपर जीतने वालों के ख़िलाफ़ जब दरख्वास्तें ट्रिब्यूनल्स में आ रही हैं तो फिर उन ट्रिब्यूनल्स का केस भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ही सुन रहे हैं, तो क्या ये जो है धांधली की शुरुआत से लेकर उसके बाद अब धांधली को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने तक का मामला तो नहीं बन जाएगा? इससे मेरे ख़्याल में आने वाला हफ़्ता बड़ा अहम होगा और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का फ़ैसला बताएगा कि वो इस पर क्या अपना नुक्ता नज़र रखते हैं या क्या फ़ैसला देते हैं। और ज़ाहिर कौम भी उनकी तरफ देख रही है और मेरे ख़्याल में आने वाले जो केसेस हैं उसमें बहुत सारे ऐसे केसेस आने वाले हैं जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा, चूँकि मेरे ख़्याल में जैसे मैं ट्वीट भी करता हूँ कि कोई 134 या 35 दिन मैक्सिमम रह गए हैं उनकी रिटायरमेंट में, तो एक और मौका उनको मिला है कि वो अपने जो खोई हुई साख्त है, जो उनके ऊपर तनकीद का सिलसिला जारी है, उसको आइन और कानून के मुताबिक बेहतरीन फ़ैसले देते हुए मेरे ख़्याल में रिकवर कर सकते हैं और एक और मौका उनको किस्मत ने और जो है वक्त ने दिया है। तो अभी तक इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कोई कमेंट हो तो ज़रूर हमें बताइएगा, अपनी राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट सेक्शन बिल्कुल आपके लिए खुला है, आपकी राय का बहुत शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। और आखिर में फिर से एक दफ़ा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। तमाम तर मालूमात और डिटेल्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।